Good morning, students. How are you? Today I have come before you to give you some special tips for reading your textbook. Okay? As you know, this textbook named Rainbow. Okay? Rainbow. You have already read Rainbow Part 1 in your 11th class, and now you have to read Rainbow Part 2. Okay? This book is divided into two parts, prose and poetry. Okay? यह दो पार्ट्स में बटी हुई है। इसमें से दो बातें आपको जाननी है। एक है प्रोज, गद्य। लिटरेचर को जो है लिखने के कई विधाएं हैं, कई तरीके हैं। एक है गद्य, दूसरा है पद्य। गद्य में जो है कहानी आ जाती है, निबंध आ जाते हैं, बहुत तरह की ऐसी बातें आती हैं। और पद्य जो कविता के रूप में रहती है। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रोज, गद्य। गद्य में you have to read 11 chapters, 11, है ना? Some are stories, short stories, some are essays, and you have to read 10 poems in your poetry selection. 10 कविताएं पढ़नी है। ठीक है ना? पोएट्री कहते हैं काव्य संकलन को। पोएट्री एक कविता नहीं होती। मैं अगर बोलूं कि तुम्हें 10 पोएट्री पढ़नी है, यह सही नहीं है ना? पोएट्री मतलब वह काव्य, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी कविताएं हो सकती हैं। पोएट्री इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कविताओं का संग्रह होता है, जिसमें कि आपको 10 कविताएं पढ़नी है। और प्रोज में जो है 11 चैप्टर्स हैं, इसमें 11 पढ़ने हैं। ठीक है ना? मैं शायद पूरी किताबें नहीं पढ़ा सकता। क्लास में आप लोग देखते थे, हर एक लाइन, हर एक वर्ड से होकर गुजरते थे। आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से मैं बता पाता था। इसमें ऐसा संभव नहीं दिख पा रहा है। ठीक है ना? लेकिन मैं आपको आज ये दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप भी हाउ यू कैन गेट बेटर मार्क्स बाय रीडिंग दिस टेक्स्ट बुक। कैसे आप इस किताब को पढ़कर अच्छे मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है ना? बहुत आसान है। मैं सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ कि इसके दो पार्ट्स हैं, प्रोज। इससे आपको 15 मार्क्स का सवाल आएगा। पोएट्री, इससे भी 15 मार्क्स का सवाल आएगा। इसमें 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क्स समरी पढ़नी है, जस्ट लाइक इधर 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क्स समरी। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 5 नंबर समरी। बिल्कुल आसान है। मैं आज यही बताने जा रहा हूँ कितना आसान होता है समरी लिखना। ठीक है ना? मैं आप क्लास में थॉरोली लिखाया करता था, है ना? सारे क्वेश्चन आंसर क्लास में लिखाया करते थे, जो कि संभव नहीं दिख पा रहा है। तो इसमें जो 10 वर्ड ऑब्जेक्टिव आएंगे वो कैसे होंगे? सबसे पहले तो आप इस किताब में जो प्रोज एंड पोएट्री है ना, गद्य और पद्य में जो चैप्टर्स हैं, आप सबसे पहले एक पेज में सारे उस चैप्टर्स के नाम लिख लेंगे और उसको लिखने वाले कौन हैं, उसके राइटर के नाम क्या हैं, उसके जन्म और मृत्यु किस समय हुए हैं, ये सब याद कर लेंगे। ठीक है ना? पोएट्री में जितनी भी कविताएं हैं, हर पोएम के सामने उसके पोएट, उसके कवि के नाम लिख लेने हैं और इसे याद रखने हैं। आपको इसमें से 6-7 मार्क्स केवल ऑब्जेक्टिव, इसी से संबंधित किसी न किसी तरीके से रहेंगे। ठीक है ना? आउट है यह, इसमें कोई शक नहीं।
आप ऐसा कर लेंगे तो बेहतर होगा। और हम जैसा जानते हैं 100 मार्क्स में हम लोग एक और बुक पढ़ते हैं, ये रेनबो पार्ट 2 का है, रेनबो पार्ट 2। एक और रेनबो है, रेनबो जिसको कहते हैं द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इससे भी 50 मार्क्स होंगे, जिसमें कि इससे भी 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बुक है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। व्हाट इज मॉडर्न इंग्लिश, व्हाट इज ओल्ड इंग्लिश, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इस प्रकार से। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, व्हाट इज अमेरिकन इंग्लिश, इस प्रकार के प्रश्न होंगे 5 मार्क्स के लिए। और करके 2-4 प्रश्न होंगे जिसमें से एक का जवाब देना है। और 10 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव होगा। वो भरे पड़े हैं वो किताब, वो जो बुक होगी रेनबो की स्टोरी ऑफ इंग्लिश की, उसमें बहुत सारे राइटर्स के नाम होंगे, नाटक और नाटककार के नाम होंगे, उपन्यास और उपन्यासकार के नाम होंगे, हाँ, पोएम और पोएट्स के नाम होंगे। इस प्रकार से आप उसका एक लिस्ट बना लेंगे। पढ़ाने में लिखवाया करता था कि आप इस प्रकार से हर चैप्टर में, जैसे द स्टोरी ऑफ नॉवेल, यानी उपन्यास की कहानी, उस चैप्टर में था। जितने भी उपन्यासकार हुए उसने कौन कौन सी उपन्यास लिखे, वो सारी बातें उसमें थी ना। द स्टोरी ऑफ पोएट्री, काव्य की कहानी, उसमें था दुनिया में कौन कौन से कवि हुए, आपके देश में कौन कौन से कवि हुए, आपको आपके देश के 5 कवियों के नाम, उसकी रचनाओं, उसकी कविताओं के नाम, आप अपने देश के 5 नाटककारों के नाम, आप अपने देश के 5 जो है कहानीकारों के नाम और उसके रचनाएं। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप खुद लिस्ट बना सकते हैं, सैकड़ों हो जाएंगी। और वही पर उन्हीं सारी बातों पर 10 मार्क्स के सवाल होंगे ऑब्जेक्टिव। मेरे यहाँ लास्ट ईयर भी जो है 92 मार्क्स जो है हाईएस्ट मार्क्स इस विषय में लाए थे बच्चों ने। 89, 86, ये तो एवरेज बहुत था, आप भी ला सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। तो मैं आज बताने ये जा रहा हूँ कि कैसे आप पढ़ेंगे कि आप बेहतर मार्क्स ला सकते हो। क्वेश्चन जो है आपके जो है वो ग्रुप में बटे होंगे, सेक्शन में बटे होंगे, A, B, C, D, इस प्रकार से, ठीक है ना। इनमें जो C और D होगा वह आपका जो है टेक्स्ट बुक का होगा। 45 मार्क्स आपको टेक्स्ट बुक से होंगे। बाकी जो 55 बचते हैं 100 में, वो ग्रामर होंगे, उसमें एसेज होगा, कंप्रिहेंशन होंगे, प्रीसीज होगा, इस तरह से होंगे। देखते हैं, हम लोगों का पहला चैप्टर है इंडियन civilization and culture, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारत सभ्यता और संस्कृति, और इसके लेखक हैं M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। और इस प्रकार से इनका जन्म हुआ था 1869 में, मृत्यु हुई थी 1948 में। ये भी आप याद कर लेंगे, ये भी पूछे जा रहे हैं कुछ सालों से, ठीक है ना। तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ी कैसे जाती है, हाउ टू रीड इंग्लिश लिटरेचर। यह एक कला है। आपको जब तक पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप कैसे कुछ इसमें जो है आगे बढ़ सकते हैं। यह भाषा कैसे किस प्रकार से आपकी हो सकती है, संभव नहीं है। तो जो है अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना अपने आप में एक कला है। सबसे पहले देखेंगे, देयर आर 11 चैप्टर्स एंड ईच चैप्टर
at the last, in each chapter has glossary and notes. One means some vocabulary. इस चैप्टर के जो कुछ मौलिक वर्ड हैं वो दिए हुए हैं। देखेंगे इसमें जो है कुछ वो जो है बहुत डीप करके लिखा हुआ है, मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। हाँ, और उसकी वो शब्द कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा शब्द है वो दिया हुआ है ना। वर्ब भी, नाउन है तो एन, वर्ब है तो भी, एडजेक्टिव है तो एडीजे, इस तरह से लिखा हुआ है। उसका फिर बिल्कुल इजी मीनिंग उसके सामने दिया हुआ है, ठीक है ना। और अब ये तो संभव नहीं दिख रहा है, आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे भी मैं आपको एक गाइडलाइन दे देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। आजकल सबों के पास मोबाइल है, मोबाइल में जो है आप डिक्शनरी जो है अपलोड कर लें, हाँ, और उसमें से देखें उसका हिंदी मीनिंग क्या है, उस शब्द के उच्चारण क्या है। वहीं पर माइक को दिया हुआ रहता है, माइक के फिगर बने हुए होते हैं, आप उसको टच करेंगे तो उस शब्द को क्या पढ़ा जाएगा आप वो भी जान जाएंगे। ऐसे तो मैंने सारी बातें क्लास में दिखवाया करता था, संभव नहीं दिख पा रहा है कि मैं इस प्रकार से जो है ऑनलाइन के माध्यम से ऐसा कर पाऊँ, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, और मैंने एक दिन पहले जो है छात्रों को बताया था, जब मैं किताब पढ़ूँ तो आप जो है आप भी अपने सामने किताब रखेंगे, आपको महसूस होगा कि आप किस शब्द को नहीं पढ़ पा रहे हो, आप उसको जो है अंडरलाइन करके रखोगे और देखना है कि मैं उस शब्द को क्या बोलता हूँ, ठीक है ना। ओके, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यह जो है आपके जो है देश से जुड़ी हुई बातें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कृति, हमारा नहीं बोलेंगे, ओके। तुम लोगों में से कुछ बोलते हो है ना कि हमारा सभ्यता ऐसा है, ऐसा नहीं बोला जाता है बाबू। लिटरेचर है, साहित्य है ना, साहित्य में कुछ मौलिक बातें हैं जिसकी शुद्धता पर हमें खास ध्यान रखने की जरूरत है। हम नहीं कर सकते मेरा माँ, मेरी पिता, ऐसा कर सकते हैं, मेरी भाई, है ना, मेरा बहन, एक हास्यास्पद है, वेरी रिडिकुलस ना, ऐसा नहीं। हमारी सभ्यता, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, फिर समरी कैसे लिखेंगे मैं ये भी बताऊंगा। थोड़ी सी गांधी के बारे में ऐसे भी जान लेते हैं। गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, whom we call Bapu, was born in 1869 and died in 1948. 1869 में जन्म हुआ, 1948 में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। In the present lesson, in the present essay, in the present comparative essay, Gandhi describes the unique feature of Indian civilization and culture. भारतीय सभ्यता और संस्कृति की कुछ अनोखेपन को, अनोखी बातों को, द ग्लोरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गौरव गरिमा को जो है इस निबंध में रखते हैं। हमारी सभ्यता जो प्राचीन कालों से हमारी सभ्यता जो है द मोस्ट एंशिएंट, द मोस्ट वाइटल, द स्ट्रॉन्गेस्ट civilization in the world. No other civilization in the world is as old as the civilization of India. ठीक है ना। गांधी कहते हैं व्हाट इज सिविलाइजेशन, फिर जवाब देते हैं सिविलाइजेशन इज गुड कंडक्ट, सभ्यता सदव्यवहार है, हमारे अच्छे तौर तरीके हैं, हमारा व्यवहार है, हम कैसे अपने घर में माता पिता के साथ, अपने समाज में, अपने देश में, हाँ, किस प्रकार से जो है हम बेहतर तरीके से उसके साथ जो सामंजस्य बिठा पाते हैं, हमारी सभ्यता ने सिखाई है। परंपराओं से आते हुए हम भारत के सभी लोग, हम दुनिया के सभी लोग, वी आर द चैरियर ऑफ आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हम लोग संवाहक हैं, हम लोग सारथी हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो परंपराओं से जो हमें मिला, जो बातें हजारों साल पहले की जाती थी, आज भी हम उसे कर रहे हैं।
इसलिए और ऐसी अनोखी सभ्यता है कि जो कभी जो है इसमें मॉर्टेलिटी के गुण नहीं है, इसमें मरने के गुण नहीं है, इसमें अमरता के गुण हैं। ठीक है ना? तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपको शब्द के बारे में बताते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू। मोहनदास करमचंद गांधी लोकप्रिय रूप से बापू के रूप में, बापू के नाम से जाने जाते हैं, और द फादर ऑफ द नेशन या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। कहते हैं कि राष्ट्रपिता जो हमारे हैं बापू गांधी, वे ज्यादा हैं आध्यात्मिक नेता। किसकी तुलना में? राजनीतिक नेता की तुलना में। ये राजनीतिक आदमी से ज्यादा आध्यात्मिक आदमी थे। ये राजनीतिक नेता से ज्यादा वे आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used truth and non-violence. He successfully, उसने सफलतापूर्वक used, प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। भर के बाद जो सब होते हैं उसमें आपको लगाते हो कि वो ऑब्जेक्ट होता है। उसने सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का, अहिंसा को, सत्य और अहिंसा को सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया। किस रूप में? एज द चीफ वीपन्स, मुख्य औजार, मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन इंडिया, हमारे देश में। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आजादी हासिल करने में, आजादी पाने में इस प्रकार से गांधी ने मदद की। हम लोग कहते हैं गांधी मेड इंडिया फ्री। गांधी ने भारत को आजाद कराया। अंडर हिज करिश्मेटिक लीडरशिप इंडिया बिकेम फ्री। इनके करिश्माई नेतृत्व में भारत आजाद हुआ। फ्रॉम 1915 से लेकर टिल 1948 तक, कहते हैं हिस्ट्री कालखंडों में बटे होते हैं। हिस्ट्री में जो है ना, हम कुछ समय से लेकर कुछ समय के बीच की बातों को पढ़ते हैं, किसी भी देश के बारे में। इस समय के बीच वहाँ की राजनीतिक हालत क्या थी, वहाँ की जो है सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की धार्मिक स्थिति कैसी थी, इस प्रकार से। तो कहते हैं अगर आप 1915 से लेकर 1948 तक के इतिहास को, यानी हमारे भारत मॉडर्न हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड। अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गांधी पूरी तरह से हावी हैं, छाए हुए हैं इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के क्षितिज पर। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर गांधी, क्षितिज आसमान पर गांधी पूरी तरह से छाए हुए हैं, भरे हुए हैं। He died at the hands of a fanatic on 13 January 1948. कहते हैं वे मारे गए, वे मरे at the hands, हाथों of a fanatic, एक कट्टरपंथी के हाथों, एक संकी के हाथों। ठीक है ना? शनखाहा बताहा जिसको बोलते हो, फैनेटिक कहते हैं ऐसे पागल को जो एक्चुअली पागल होते नहीं, पागलपन जैसा काम कर जाते हैं, कट्टरपंथ। ठीक है ना? ये कट्टरपंथ कहलाते हैं। He died at the hands of a fanatic. वे मारे गए, यानी वे मरे एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को। हिंदी में डेट और डे के बाद अगर को शब्द रहे तो उस को की अंग्रेजी ऑन हो जाएगी। ठीक है ना? याद रखना है, डेट एंड डे। सोमवार को ऑन मंडे, ठीक है ना, फलना तारीख को ऑन फलना तारीख, इस प्रकार से। जैसे भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त।
को, तारीख के बाद हमने कहा को, इसलिए हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी क्या है? आत्मकथा, जिसमें हम अपने जीवन के समस्त कटु मधुर बातों को सम्मिलित करते हैं, वह आत्मकथा कहलाती है। संसार में सभी आत्मकथा नहीं लिख सकते। अगर आप सत्यवादी हैं तो आप आत्मकथा नहीं लिख सकते गांधी की तरह, क्योंकि हमारा जीवन जो है भरा पड़ा होता है ऐसे कुकृत्यों से, विकृतियों से, जिसे हम नहीं चाहेंगे उजागर करना। लोग जान जाएंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन गांधी जैसे लोग जो हैं वे चूंकि सत्यवादी थे, इसलिए अपनी आत्मकथा में अपने जीवन की उन समस्त बातों को रखा, जिसका नाम है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ नाम लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। मेरा जो है प्रयोग, मेरा अन्वेषण विथ ट्रूथ, सत्य के साथ, यानी सत्य के साथ मेरा अन्वेषण, सत्य के साथ मेरा प्रयोग नाम है इनकी आत्मकथा का। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और अनेकानेक लेख, निबंध, टिप्पणियां दैट ही रोट, जो लिखा फॉर यंग इंडिया। फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया इज द नेम ऑफ गांधीज weekly newspaper. You can also say it magazine. गांधी का यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र थे। गांधी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ran 4 publications on news. वे समाचार पर 4 प्रकाशनों को चलाते थे, अपने जीवन काल में चलाते थे। हरिजन एक समाचार पत्र का नाम है, जो दैनिक है, रोज छपते थे। यंग इंडिया यह वीकली, साप्ताहिक छपता था, ठीक है ना। नवजीवन, ये भी इनके समाचार पत्रों के नाम है। और भी कुछ है, चलेंगे। यंग इंडिया यानी इस साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जो लिखते थे अनेकानेक बहुत सारे लेख, निबंध, टिप्पणियां एंड द स्पीचेज, और इनके द्वारा दिए गए बहुत सारे भाषण दैट ही डिलीवर्ड, जो भाषण उन्होंने दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पर। रिवील यानी भेद खोलते हैं। कौन भेद खोलते हैं? यानी गांधी के वे सारे भाषण, गांधी की वे आत्मकथा की पुस्तक, गांधी के द्वारा लिखी गई सारे लेख, टिप्पणियां, है ना, ये सारी बातें, यानी गांधी के सारे लेखन भेद खोलते हैं, पर्दा हटाते हैं, राज से भेद खोलते हैं उनके बारे में, गांधी के बारे में, कि नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, उनकी ये सारी रचनाएं, उनकी ये सारी बातें, उनके सारे लेख, उनके सारे भाषण, उनकी आत्मकथा भेद खोलते हैं कि गांधी न केवल एक वास्तविक विचारक थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चैरिटी, बल्कि वे एक महान मास्टर, मतलब जो है मालिक होता है यहाँ पर मास्टर, जिस पर हमारा जो है एक अधिकार हो जाता है, चाहे भाषा पर ही हो। इस मामले में आप लेंगे मास्टर, ठीक है ना, मास्टर टीचर को भी कहते हैं, ठीक है ना। एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चैरिटी कहते हैं, वे शुद्ध अंग्रेजी लिखने के मामले में मास्टर थे। आइडियोमेटिक इंग्लिश, मुहावरेदार, लच्छेदार, शुद्ध अंग्रेजी लिखने के मामले में वे मास्टर थे। वे न केवल एक वास्तविक विचारक थे, बल्कि वे एक अच्छे, सुदृढ़, परिपक्व, प्रखर, प्रबुद्ध लेखक भी थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस
प्रस्तुत अंश में फॉलोइंग यानी जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, फॉलो जो अब आने वाला है, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मीन्स अंश, हिस्सा, और इसको कहते हैं जब वह किसी कहीं से लाया हुआ होता है, लिया हुआ होता है ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एक्सट्रैक्ट, यह एक अंश है, हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जो उनके आत्मकथा से लिए गए हैं। जो है गांधी टॉक्स अबाउट, इस निबंध में गांधी बात करते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए डैश स्टोरी, ए या एन कर दिया जाएगा, है ना, ऐसे, हाँ, जो है ट्रेवलॉग, इस तरह से एक लिख करके दे दिया जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे, एन ऐसे, यह जो है एक निबंध है, लिया गया है उनकी आत्मकथा से, हाँ, जिसमें गांधी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जिसमें वे बात करते हैं, हाँ, भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव की, आधारशिला की। देखो भारतीय सभ्यता कितनी मजबूत है ना। साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, जो सफलतापूर्वक अडिग रूप से स्थिर, कहते हैं व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड, जो सफलतापूर्वक हमेशा खड़ा रहा है, मतलब जो हमेशा जो है सफलतापूर्वक खड़ी रही है। द पैसेज ऑफ टाइम, समय के कालक्रम में, समय के सामने, समय के हर रेलों को झेलने के लिए, यानी समय के हर रेलों को झेला है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। इसको जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में अनेक जो है देशवासियों ने, विदेशियों ने जो है इस देश पर आक्रमण किया। उन सब का सफलतापूर्वक भारतीय सभ्यता ने सामना किया है, ठीक है ना। बहुत सारे विदेशी आक्रांता, कांक्वेरर, इन्वेडर्स invaded India to break the civilization of India, but in vain, लेकिन बेकार, नहीं तोड़ सका, ठीक है ना। They couldn't do so, वे ऐसा नहीं कर सके। इसी सेंस में कहते हैं कि जो भारतीय मजबूत सभ्यता है, इसकी ऐसी नींव है, हाँ, कि यह समय के जो है कालक्रम में मजबूती से खड़ा रहा है, हर बातों को झेलने के लिए। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, है ना। मैं दिखाऊंगा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये तीन नाम हैं यूरोपीय सभ्यता के। और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन, ये तीन नाम हैं हमारे अपनी सभ्यता के, ठीक है ना। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वे पश्चिमी सभ्यता, which has the tendency, जिसकी प्रवृत्ति रही है, जिसकी सोच है, जिसकी धारणा है, जिसके इरादे ही ऐसे हैं, टू प्रिविलेज, बढ़ावा देना, उसका समर्थन करना, किस चीज का, मैटेरियलिटी, भौतिकता की, भौतिकवाद की। भौतिकता क्या है, जब हम केवल और केवल अपने जिंदगी के सुख के लिए रात दिन इसी में डूबे रहते हैं, सुख भोग विलास में, हाँ, संसार की सारी सुविधाएं केवल हमें हासिल हो जाए। ये जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, इन सब के चकाचौंध में हम जो है डूब जाते हैं। भौतिकवादी उसी को कहते हैं जब आप अपने जीवन को डुबो देते हैं भौतिक सुखों में। भौतिक सुख से मतलब है इस दुनिया के भोग विलास में, उसको भौतिकता कहते हैं। मैटेरियलिटी कैन नॉट मैच, मेल नहीं खा सकता द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के साथ। दैट एलिवेट्स द मॉडर्न बीइंग, जो भारतीय सभ्यता हमारे नैतिक चरित्रों को ऊपर उठाती है, एलिवेट्स,
ऊपर उठाती है। एलिवेट से एलिवेटर भी बनता है बहुत जगह पर, जो आप जाएंगे बड़े बड़े नगरों में तो लिफ्ट जिस पर आप ऊपर जाते हो, छत पर चढ़ते हो, कई कई बहुमंजिली इमारतों में जो है ऊपर चढ़ते हो, तो उसको एलिवेटर भी कहते हैं। अर्थात हमारी भारतीय सभ्यता हमारी नैतिकता को ऊपर उठाती है। इस प्रकार से मैंने हिंदी बोलने में जो है आपको बहुत सारे कई बार हम जो है लाइन में टूटे, लेकिन अगर केवल हमें पढ़ना होता तो हम इस तरह से पढ़ सकते थे। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, was more a spiritual leader than a politician. He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. From 1915 till 1948, he completely dominated Indian politics. He died at the hands of a fanatic on 13th January 1948. His autobiography, My Experiments with Truth, and numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chastity and idiomatic English. In the following extract, Indian Civilization and Culture, Gandhi talks about the sound foundation of Indian civilization, which has successfully withstood the passage of time. The Western civilization, which has the tendency to privilege materiality, can't match the Indian civilization that elevates the moral being. इस प्रकार से, ठीक है ना? तो और जब हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है ना, तो हमें यह पता चलेगा कि हर एक लाइन में कुछ न कुछ फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट आपको जो है क्वेश्चन बनकर आपके सामने आएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आप कर सकेंगे, ठीक है ना? इंडियन सिविलाइजेशन, जिसका जैसे गांधी ने कहा सभ्यता क्या है, सभ्यता हमारा सदव्यवहार है। सभ्यता क्या है? हमारा सदव्यवहार है, गुड कंडक्ट है, गुड बिहेवियर है, गुड मैनर है, ठीक है ना? और गांधी ने यहाँ पर जो है साफ कहा है कि आवर ओन सिविलाइजेशन, हमारी अपनी सभ्यता जो है इज सुटेबल फॉर अस। Our own civilization is as it should be. हमारी सभ्यता वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। Our civilization, our Indian civilization, our ancient civilization is suited to our surroundings, to our climate, to our condition. We need not weigh both civilizations. हमें कोई जरूरत नहीं है तौलने की दोनों सभ्यताओं को। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गुड फॉर वेस्टर्न, गुड फॉर यूरोपियंस। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सूटेड टू देयर कंडीशन एंड आवर सिविलाइजेशन इज सूटेड टू आवर कंडीशन, आवर सराउंडिंग्स। ओके, गांधी साहब कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन is the worship of brute in us. पश्चिमी सभ्यता हमारे अंदर की पशुता है। And our ancient civilization is the worship of God. Worship, our civilization is based on belief in God. हमारी सभ्यता भगवान में विश्वास पर अवलंबित है। But Western civilization makes us like a bird, restless bird. Which more and more, which wants more and more. आपके इस किताब में, इस टेक्स्ट बुक में साफ लिखा हुआ है, ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, है ना? मोर इट गेट्स, मोर इट वांट्स। यह जो है, जब आप आधुनिक सभ्यता में जीते हो तो यह हमें बेचैन पक्षी बना देती है, जो जितना चाहोगे हमारा मन उतना ही और पाने की लगत पैदा करता है, ठीक है ना? जबकि हमारी सभ्यता क्या कहती है? आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन नीड्स। हमारी सभ्यता हमारी आवश्यकताओं पर रोक लगाना सिखाती है। आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन कंटेंटमेंट। हमारी सभ्यता सिखाती है, कहती है संतोषी बनो, वी शुड बी कंटेंटमेंट व्हाट वी हैव। Our civilization teaches us live and let live. Our civilization shows that honesty is the best policy.
सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस प्रकार से लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप इस तरह से देखेंगे, हर एक लाइन को पढ़ेंगे, कॉपी सामने रखेंगे, फैक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। मैं पढ़ाए नहीं रही, मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक चैप्टर पढ़ाने में लगभग आपको 1 सप्ताह लग जाएंगे। आप खुद देखेंगे, मैं आपको तरकीब बताना चाह रहा था, ओके। या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है ग्रामर का ही बनाऊंगा, और इस प्रकार से बीच बीच में मैं जो है बुक्स के बारे में भी कुछ कुछ चर्चा करता रहूँगा, ओके। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय।